Hello everyone, welcome again to live session of Manula classes. I'm Dinesh Kumar and I will take your The Hindu news analysis today, that is 22nd December 2022. So I will discuss the most important news. This news is not important but there is a term use फिरन, ठीक है। फिरहंस जो है फिरंस जो है ये एक तरह का होता है, गाउन टाइप होता है जो कश्मीरी लोग इसको पहनते हैं। तो यहाँ पर एक एमसीक्यू आप लोगों से आ सकता है। तो जब काफ़ी सर्दी होती है तो कश्मीरी लोग इस फिरन को पहनते हैं। सो दिस में भी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर एक टर्म है एनबीडब्ल्यू। एनबीडब्ल्यू का मतलब होता है बच्चों नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट। अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पहले बात क्या होती है, किसी भी पर्सन को कोर्ट में बुलाने के लिए दो तरीके होते हैं। सो देर आर टू मेथड्स टू कॉल ए पर्सन इन द कोर्ट। वन इज समन्स एंड अदर इज वारंट। तो पहले हम किसी भी पर्सन को समन्स के द्वारा बुलाते हैं, सेकंड इज वारंट। सो समन इज इशूड बोथ इन केसेस ऑफ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। तो समन दोनों केसेस में इशू किए जाते हैं। पहला सिविल केसेस में, लाइक कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। सेकेंडली क्रिमिनल केसेस में भी समन इशू किए जाते हैं। समन का मतलब है व्हेन ए पर्सन इज कॉल्ड बाय द कोर्ट, ठीक है, एक प्रॉपर रेस्पेक्ट के साथ उसको बुलाया जाता है, दैट यू आर सपोज टू अटेंड द कोर्ट, ये तो समन होता है। नाउ दैट इज द वारंट। सो वारंट का मतलब होता है जब थोड़ा सा पर्सन इज कंपेल्ड to come to the court. So this warrant is of two kinds. One is bailable warrant, and we can call it BW, and other is non bailable warrant. It is known as NBW. अब बेलेबल वारंट का मतलब ये है, BW मीन्स बेलेबल वारंट्स आर इशूड अगेंस्ट ए पर्सन। सो पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जाती है और उस बेलेबल वारंट में एक अमाउंट मेंशन होता है बेल का। सो इफ दैट पर्सन गिव्स दैट अमाउंट टू द पुलिस एंड देन पुलिस विल नॉट अरेस्ट दैट पर्सन, रादर पुलिस विल कम टू द कोर्ट। तो दिस इज नॉन ए बेलेबल वारंट, तो मतलब उसको बेल मिल जाएगी। बट सेकेंड इज द नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट में का मतलब होता है कि पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करके ही लाएगी एंड पुलिस विल अरेस्ट दैट पर्सन एंड विल प्रोड्यूस दैट पर्सन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो दिस इज द नॉन बेलेबल वारंट। सो when this person will be brought before the court, it will depend upon the discretion of the court whether the person should be given bail or not। तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। तो ये हमने समझा NBW। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, द नीड टू मेक कैंसर ड्रग्स अफोर्डेबल। सो इसमें जो ऑथर हैं हमारे विश्वजीत धार इज द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड चेताली राव इज द कंसल्टेंट थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क। अब इन्होंने कंसर्न है इनका क्या कि देयर इज ए कैंसर केयर प्लान एंड मैनेजमेंट, उसके रिगार्डिंग इन सब बातों को डिस्कस किया गया था। इसमें कहा था कि इनका कंसर्न यह है कि जो कैंसर की मेडिसिन है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और जो कैंसर की मेडिसिन इतने एक्सपेंसिव होने से जो भी इसके पेशेंट होते हैं वो अपने इलाज को नहीं कर पाते, मीन्स देयर ट्रीटमेंट इज नॉट अफोर्डेबल। देखो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर अबाउट 40% ऑफ द कैंसर केसेस, कैंसर हॉस्पिटलाइजेशन केसेस आर फाइनेंस्ड मेनली थ्रू बोरोइंग्स, सेल ऑफ असेट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द फ्रेंड एंड रिलेटिव। तो मतलब कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जो भी पर्सन है, जो भी उससे सफ़र कर रहा है, वो अपने आप नहीं कर पाता, रादर दैट पर्सन नीड टू बोरो मनी फ्रॉम द फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और ही नीड टू सेल सम असेट्स। अब यहाँ पर हम कुछ आगे आते हैं। इन्होंने कहा है
कि जो ये ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, while the 5-year survival rate in India and South Africa are estimated to be 65% to 45% respectively, means अगर किसी पर्सन को मतलब किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसके 5 ईयर वो उसके डायग्नोस के बाद सर्वाइव कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसके 65% जो रेट्स हैं, 65% चांसेस हैं हमारे इंडिया में और 45% चांसेस हैं हमारे उसमें साउथ अफ्रीका में। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट बात करें तो देयर आर 90% चांसेस इन द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए। इन इस एक्सप्रेशन अब आगे कहता है कि इसका ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा क्यों है, तो ये कह रहा है दैट द कॉस्ट ऑफ ए कोर्स स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर अर्ली स्टेजेस दैट इज हर्स ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर positively breast cancer would be equivalent to about 10 years of average income average annual wages in India and South Africa। means अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की अर्लियर स्टेज को का ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसका अगर हम देखें तो इंडिया में 10 साल की किसी पर्सन की एवरेज सैलरी लग जाएगी। इंडिया और साउथ अफ्रीका में 10 ईयर सैलरी इस ट्रीटमेंट पर खर्च हो जाती है। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट में 1.7 ईयर की सैलरी इस पर खर्च होती है। तो आप बताइए एक अर्ली स्टेज के ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी पर्सन के 10 ईयर के वेजेस लग जाएं सो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। नाउ अब हम आते हैं कि इसमें कुछ मेडिसिन यूज होती हैं। मेडिसिन 3 ड्रग्स रिबोसिस्लिब, पैल्बोसिस्लिब एंड एबिमासिस्लिब, ये 3 ड्रग्स होती हैं। These are used in the treatment of the cancer। अब यहाँ पर कहता है कि इनका 1 मंथ का ट्रीटमेंट ही 48,000 से 95,000 तक होता है। और ये कहता है कि ये मेडिसिन ऐसी हैं कि अ पेशेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक ऑल दिस मेडिसिन्स फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द पेशेंट। मीन्स जैसे उसका सर्वाइवल रेट है कि 5 साल तक वो जिंदा रहेगी तो 5 साल तक ही उसको ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और 1 मंथ की मेडिसिन का खर्चा है 48,000 टू 95,000। तो अब आप लगा सकते हैं कि ये कितना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। नाउ क्वेश्चन आता है ये जस्टिफिकेशन बाय द फार्मा कंपनीज। अब फार्मा कंपनीज का क्या जस्टिफिकेशन देती हैं कि इतनी महंगी ये मेडिसिन क्यों होती है। तो द जस्टिफिकेशन फ्रॉम द फार्मा कंपनीज दैट, उनका पहला जस्टिफिकेशन ये है that they spend over $3 billion in bringing a new molecule to the market, which they must recoup in order to remain in the market for innovation। तो देखिएगा वो कहते हैं कि एक नया मॉलिक्यूल मार्केट में लाने के लिए they need to invest और spend $3 billion। अब क्योंकि एक नए मॉलिक्यूल को लाने के लिए $3 बिलियन खर्च होते हैं तो उसी हिसाब से they need to कीप द प्राइस ऑफ द ड्रग, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। लेकिन यहाँ पर WHO ने इसको कंट्रास्ट किया है और WHO ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, दैट दे डू नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन द रिसर्च एंड इनोवेशन, रादर द बेसिक पर्पज बिहाइंड दिस इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो जो फार्मा कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ऐसा करती हैं। दूसरा फैक्टर क्या है कि वो इतना प्राइस क्यों रखती हैं, दिस इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्शन है मींस अगर किसी कंपनी ने एक नई मेडिसिन को प्रोड्यूस किया है या उसको इनोवेट किया है देन दैट कंपनी विल हैव द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विद रेस्पेक्ट टू दैट मेडिसिन। और कोई भी कंपनी और एनी अदर एंटिटी डज नॉट हैव द राइट टू प्रोड्यूस दैट मेडिसिन। अब अगर कोई कंपनी, सपोज कंपनी ए invented a medicine and it got the intellectual protection with respect to this medicine, then company B cannot produce this medicine without the written consent of company A। So इस तरह से क्या होता है कि these company create the monopoly in the market, ये मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर लेती हैं और उसी हिसाब से ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो मेडिसिन के प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रखती हैं। नेक्स्ट पर हम आते हैं, यहाँ पर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई मेडिसिन इतनी महंगी है एंड इफ ए पर्सन इज नॉट एबल टू गेट हर सेल्फ ट्रीटेड बिकॉज ऑफ सो मच एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, देन
it is the violation of Article 21 of the Constitution of India. Article 21 of Constitution of India is the part of the fundamental right, and it says that no person shall be deprived of his life and personal liberty except in accordance to procedure established by law. मीन्स आप किसी भी पर्सन की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से ले सकते हैं और आप किसी वे से नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि इफ़ ए पर्सन इज इल or person is suffering from the disease of cancer and that person is not able to afford the treatment, then his life is being taken, and this life is not being taken by the procedure established by law, rather this is being taken by way of expensive treatment. तो ये उस पर्सन के आर्टिकल 21 का वायलेशन है। एंड सेकेंड पार्ट ये है कि द पर्सन इज नॉट आल्सो लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ, क्योंकि वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहा है, इट मीन्स दैट दैट पर्सन इज नॉट लीडिंग अ डिग्निफाइड लाइफ। नेक्स्ट, WHO कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एंजॉयमेंट ऑफ हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, लेकिन अगर मेडिसिन का प्राइस इतना ज़्यादा होगा, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू गेट हरसेल्फ ट्रीटेड इन दिस सिचुएशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है वे आउट क्या है, अब इसका रास्ता क्या हो सकता है। सो देयर आर टू सेक्शंस, सेक्शन 84 एंड 92 ऑफ द पेटेंट एक्ट। ये सेक्शन 82 एंड 94 ऑफ द पेटेंट एक्ट ऑथराइजेज द गवर्नमेंट टू इशू कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अब कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या है? सपोज दैट किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को कंपनी ए बना रही है, ठीक है, एंड दैट मेडिसिन इज वेरी एक्सपेंसिव, that cannot be afforded by the people living in the developing countries like India. अब the section 84 and 92 of the Patent Act gives power to the government of that country, means हमारी भारत सरकार के पास ये पावर है कि government can give the compulsory license to any company. compulsory license, गवर्नमेंट हमारी कंपल्सरी लाइसेंस दे सकती है हमारी कंपनियों को, और हमारी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपल्सरी लाइसेंस कैन प्रोड्यूस दैट मेडिसिन, ठीक है, और वो मेडिसिन चीप भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिमांड सप्लाई वाली बात है कि इफ़ इसकी सप्लाई कम है तो ये मेडिसिन एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर इसी मेडिसिन को ज़्यादा प्रोडक्शन इसका हो जाएगा, ठीक है, विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द कंसर्न्ड कंपनीज, देन द प्राइस ऑफ द मेडिसिन विल फॉल डाउन। तो यहाँ पर कंपल्सरी लाइसेंस है कि गवर्नमेंट किसी भी एंटिटी को, किसी भी फार्मा कंपनी को जो कि डोमेस्टिक कंपनी है, उसको ये राइट दे सकती है कि नाउ यू हैव द राइट टू प्रोड्यूस दीज मेडिसिन्स, ठीक है। तो अगर वो मेडिसिन डोमेस्टिकली कंपनी प्रोड्यूस करेगी तो उसके प्राइस कंपैरेटिवली इतने ज़्यादा नहीं होंगे एंड इट विल मेक द ट्रीटमेंट अफोर्डेबल। नेक्स्ट, सेक्शन 100 क्या कहता है? सेक्शन 100 गिव्स पावर if no domestic company shows interest in obtaining a license, the compulsory license for any cancer medicine in view of the consent expression, तो it क्या कहता है ये कि it gives provision of 100 to seem to best forward। अब इसमें सेक्शन 100 में गवर्नमेंट के पास क्या करेगी? यूज पेटेंट इन्वेंटिव विदाउट द ऑथराइजेशन। तो गवर्नमेंट के पास है विद एम्पावर टू ऑथराइज एनी एंटिटी टू यूज ए पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ पेटेंट होल्डर। तो सेक्शन 100 में गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के जो पेटेंट के राइट है उसको ले सकती है और वो किसी भी एंटिटी को ऑथराइज कर सकती है कि आप इसकी मेडिसिन को बनाएं। और तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, कंपल्सरी लाइसेंसिंग में डोमेस्टिक कंपनी गवर्नमेंट के पास जाएगी दैट इट शुड बी गिवन लाइसेंस, और सेक्शन 100 में इट इज़ द डिस्क्रिशनरी पावर दैट गवर्नमेंट कैन एंट्रस्ट एनी कंपनी टू मैन्युफैक्चर सच मेडिसिन। सो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में कंपनी गवर्नमेंट के पास जाएगी मुझे कंपलसरी लाइसेंस दे दो, सेक्शन 100 में गवर्नमेंट के पास पावर है, एब्सोल्यूट पावर है कि भाई गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के पेटेंट राइट का वायलेशन कर सकती है इफ इट इज सो रिक्वायर्ड। तो ये गवर्नमेंट अपने आप से किसी कंपनी को ऑथराइज कर देती है। तो यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट शुड इन्वोक दीज 3 सेक्शंस एंड मेक द कैंसर ट्रीटमेंट अफोर्डेबल। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट। Now we come to next, benchmark for EC's appointment। ये भी बड़ा controversial topic चल रहा है। You may be remembered that there was controversy regarding the appointment of
अरुण गोयल एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, उसी के रेफरेंस में है ये। सो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि देयर शैल बी अ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर होगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और कुछ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे देश के इलेक्शन को रेगुलेट करते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट डज नॉट डिस्चार्ज एनी ऑफ हिज फंक्शन इंडिपेंडेंटली, रादर ही इज बाउंड टू डिस्चार्ज ऑल ऑफ हिज फंक्शंस अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसा कि मेंशन किया गया है आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब इसमें ऑथर का कंसर्न ये है क्या, इन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजंस हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जब हुआ था और इसमें 2 पर्सन्स मीन्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उन दोनों ने अपना एक कंसर्न एक्सप्रेस किया था और उन्होंने ये कहा था कि देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा ही भी हो, इट विल डिपेंड हाउ द पीपल विल रन दिस कॉन्स्टिट्यूशन और हाउ द पीपल विल यूज और इंटरप्रेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा थोड़ा सही नहीं भी है या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाले लोग अच्छे हैं, देन कॉन्स्टिट्यूशन विल वर्क इन ए बेटर वे। बट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने ही भी अच्छे प्रोविजंस हैं लेकिन इसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, मीन्स दे आर नॉट ऑनेस्ट, दे आर लैकिंग इंटीग्रिटी, देन द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट फंक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक नॉन लिविंग डॉक्यूमेंट्स है और ये अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेता है, रादर ऑल द डिसीजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंडेंट अपॉन द पर्सन्स हु आर इन पावर। तो ये कंसर्न है ऑथर का, जगदीप एस शोकर जी का। तो इन्होंने कुछ सजेस्ट किया है। सेकंड इन्होंने ये कहा है कि अभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग हैं, जैसे कि मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा या इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, उनका टेन्योर क्या होगा, उनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या होगा, इन्होंने कहा है कि देयर इज नीड टू अमेंड ऑल दीज प्रोविजंस। इसको अमेंड करने की हमको आवश्यकता है। अमेंड करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बेसिकली द रोल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेनिंग द डेमोक्रेसी। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही अपने रोल को प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं करेंगे, देन द वेरी कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी विल नॉट बी एप्लीकेबल इन आवर कंट्री। और जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में कहा था क्या, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, ठीक है। तो इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि हमें कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसमें कि एब्सोल्यूट पावर किसी एक अथॉरिटी के हाथ में ना हो। एंड सेकंड इनका पॉइंट ये है कि अभी तक जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट है, ये जो रिटायर्ड आईएएस लोग होते हैं उन्हीं को मिलती है। तो इट शुड नॉट बी हैपन, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोलाइजेशन ऑफ पोस्ट हो रहा है। क्योंकि ये पोस्ट जनरली अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो इस पर पोस्ट पर वही सारे लोग रहते हैं जो पहले के सिविल सर्वेंट रहते हैं। सो इन्होंने सजेस्ट किया है कि सम अदर पर्सन्स हु आर हैविंग इंटीग्रिटी शुड आल्सो बी अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट। अब ये न्यूज़ है आईएनएस मोर्मुगो एंड इट्स कैपेबिलिटीज। सो आईएनएस मोर्मुगो हैज ऑफिशियली जॉइंड द आईएनएस नेवीज फ्लीट। तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आईएनएस मोर्मुगो हैज ऑफिशियली इंडियन नेवी में ज्वाइन किया इसने फ्लीट में। द वारशिप यार्ड 12705 नेम्ड आफ्टर गांव पोर्ट सिटी ऑफ मोरमुगो। तो इसका नाम जो है ये गांव पोर्ट सिटी जो है मोरमुगो उसके नाम पर रखा गया है। तो यू मे गेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 दिसंबर एवरी ईयर। किसकी याद में? मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट है। पूछा जा सकता है मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम, एंड सेकंड में भी किसकी याद में हम या किसकी रिमेम्बरेंस में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं।
So Srinivasa Ramanujan ji, he was a legendary mathematician, and in the memory of that great person we celebrate this mathematics day. So now we come to the next news, that is no plan to revise age of consent, सेंटर इन्फॉर्म राज्यसभा. तो यहाँ पर जो पोक्सो एक्ट है हमारा, तो पोक्सो एक्ट में एज है 18 ईयर कंसेंसुअल सेक्स की. ठीक है. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या इसको रिवाइज करके कुछ लोअर डाउन किया जाना चाहिए. तो इस पर कहा है सरकार ने कि नो, देयर इज नो प्लान टू रिवाइज द एज. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका. नेक्स्ट इज एनजीओ फ्लाउटिंग एफसीआरए रूल्स विल नॉट बी टॉलरेटेड. तो अमित शाह जी ने कहा है, होम मिनिस्टर ने, कि जो एनजीओ एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल को फॉलो ना करके इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, एंड दे आर दीज एनजीओज आर इन्वॉल्व इन अदर काइंड ऑफ ऑफेंसेस और इलीगल एक्टिविटीज. दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट न्यूज. So that's all for today, my dear students. I will come again with the next The Hindu News Analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.